नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान गुलजार अहमद गनाई। वक्त ज़ाया करने के बगैर हम सीधे बात करेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर मूवमेंट के जो वाइस प्रेसिडेंट है जनाब एडवोकेट सईद इकबाल साहब, और ये तारुफ के मोहताज नहीं है और ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आजकल सियासी तौर पर, और लोगों के पास जाकर वहाँ उनके मसाइल को देखकर उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं। आपका खैर मकदम है सईद इकबाल साहब। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो इस वक्त सिचुएशन है सियासी तौर पर, क्या लगता है आपको कहाँ है इस वक्त जम्मू कश्मीर की सूरत हाल? देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जो सानिया सामने आया, जिस तरीके से मरकज़ी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A का कलअदम किया और अनडेमोक्रेटिक और इलीगल तरीके से उसको एब्रोगेट किया, उसके बाद यहाँ पे पूरी तरीके से जो JNK है, इसकी सूरत हाल किसी भी पैमाने से आप देखिए बहुत बिगड़ गई है, बहुत अबतर हो गई है। जहाँ पे हमने पहले देखा कि किस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को कम से कम 1 साल तक डिटेन किया गया, सिविल लिबर्टीज़ को सस्पेंड किया गया, इंटरनेट बंद हो गया, अभी भी 4G बहाल नहीं हुआ है, बिज़नेस ठप हो गया, एजुकेशन का सेक्टर लीजिए बिल्कुल पामाल हो गया। तो सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। अच्छा, सूरत हाल ख़राब हो चुकी है तो, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, UT गवर्नमेंट, वो दावा कर रही है कि यहाँ पे सूरत हाल बेहतर हो रही है, और यहाँ पे एट्रोसिटीज़ या दूसरे जो मामलात हो रहे थे उनमें काफ़ी कमी आई है। नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए, आपने देखा पहले ही किस तरीके से अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम लोगों को ज़ेर बंद किया गया, उनको डिटेन किया गया, तो कहाँ से ह्यूमन राइट सिचुएशन बेटर हुई? अभी भी लोग PSA के अंदर बंद हैं, अभी भी लोग डिटेन हैं। तो हमारी गुजारिश ये रहेगी कि सबको इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए ताकि यहाँ पे एक पॉलिटिकल माहौल बने और डायलॉग का एटमॉस्फेयर बने। वो बड़ी पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो बंद थे, अब उनको छोड़ा गया है, तो क्या लगता है, क्योंकि उनकी जो खामोशी है, अगरचे उन्होंने गुपकार एलानिया यहाँ पे बनाई है, और क्या लगता है आपको कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक ये लोगों को ले जाएगी? क्या लगता है आपको कि जिसके लिए ये पार्टी बनाई गई है या ये अमलगम बनाया गया है, वो मकसद पूरा हो सकता है? देखिए, हम सबको ऑप्टिमिस्टिक रहना है और हम सबको अपने स्पेशल स्टेटस के लिए, 370 के लिए और 35A के लिए स्ट्रगल करना है, चाहे वो कानूनी तरीके से हो, चाहे वो सियासी तरीके से हो। ये अलायंस वक्त की ज़रूरत है, और ये अलायंस सिर्फ कश्मीरियों की अलायंस नहीं है, ये जम्मू के लोगों की अलायंस है, लद्दाख के लोगों की अलायंस है, मुसलमानों की अलायंस है, हिंदुओं की अलायंस है, बौद्धों की अलायंस है। तो यहाँ पे जो एब्रोगेशन हुआ है, हम सबको असर पड़ा है, हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनको पामाल किया गया, हमारे जो हुकूक हैं उन पे अटैक किया गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अलायंस अपने मिशन में सक्सेसफुल हो। अगर ये अलायंस आर्टिकल 370 या 35A की वापसी के लिए बनाई गई है, लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन का बिगुल बजा है DDCs का या पंचायत का, तो अब ये भी इनमें हिस्सा ले रही है। क्या आपको लगता है जो मकसद है वो फोत हो रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, ये कोई भी अलायंस हो, ये एक इवॉल्विंग मैकेनिज़्म होता है। ये बात सच है कि ये अलायंस पहले 370 और 35A को लेकर बना था, लेकिन जब सामने एक चैलेंज आया तो मुझे खुशी है कि अलायंस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इलेक्शंस इकट्ठे लड़ेंगे। ये इलेक्शन लेकिन आप पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये जो एलानिया बनाया गया है, ये बाहर की ताकतों की इन्वॉल्वमेंट चाहती है, जो अमित शाह की तरफ से बयान आया है, और यहाँ पे उतनी रिजल्टमेंट नहीं दिखाई गई है उस बयान के हवाले। नहीं, मैं नहीं मानता कि किसी भी तरीके से इस एलानिया का मकसद ये है कि कोई बाहरी ताकत इन्वॉल्व हो। देखिए, हम 370 की बात करें, 35A की बात करें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। हम तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बात कर रहे हैं। क्या 370 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था? 370 कहाँ से मिला? 370 हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने हमको दिया, जिसमें बड़े लीडर जवाहरलाल नेहरू साहब थे, भीमराव अम्बेडकर थे, कुछ और बहुत कदावर
हस्तियाँ थी और यहाँ से हमारे शेख अब्दुल्ला साहब थे, तो 370 कई बाहर से उभर के नहीं आया, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और कॉन्स्टिट्यूशनली हम इस चीज़ को रेस्टोर कराना चाहते हैं। लेकिन आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं चाइना की या पाकिस्तान की या दूसरे ममालिक की, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये यूटी है, ये बिल्कुल अटूट अंग है हिंदुस्तान का, बताया जा रहा है अमित शाह की तरफ से बयान जो आ रहा है। देखिए, बाहर की कंट्रीज़ वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है, वो उनको देखना है कि कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है और नहीं हो सकता। जहाँ तक अलायंस का इंटरेस्ट है, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात कर रहे हैं जो 1952 में हमको मिला है और हम विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको रेस्टोर कराने की बात कर रहे हैं। तो अब लोकल लेवल पे आते हैं, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसके जो सरबराह थे वो दस्तबरदार हुए, तो क्या लगता है आपको कहाँ तक आपकी पार्टी जो है लोगों में ये मशहूर हो जाएगी और कहाँ तक आप मेहनत कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी डॉक्टर शाह फैसल साहब ने बनाई थी और उनके निकलने के बाद हमने नया सदर जावेद मुस्तफ़ा साहब को चुना है और उनकी लीडरशिप के अंदर हम ये इस मिशन को आगे ले रहे हैं। पिछले साल हमने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छे तरीके से हम चल रहे थे, लेकिन बाद में जो एब्रोगेशन के बाद जो लॉकडाउन हुआ और उसके बाद ये कोरोना वायरस भी हुआ, इसकी वजह से जाहिर सी बात है हमारी स्पीड तो कम हो गई है। लेकिन चूँकि हम अलायंस का हिस्सा हैं, हम भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे पास भी 10-12 सीट्स आई हुई हैं और हम उन सीट्स पे काम करेंगे और इस अलायंस का जो मिशन है उसको सक्सेसफुल कराने में अपना रोल पूरा। तो यहाँ अनंतनाग में क्या कोई किसी सीट पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? अभी मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहूँगा। जाहिर सी बात है जब अलायंस के जो लीडर्स हैं वो नोटिस इशू करेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल दंगल चल रही है सियासी एतबार के हवाले से। आप देख रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी है, वो पूरे मुल्क में वो स्ट्रांग है और पूरे मुल्क में उनकी बहुत सारी स्टेट्स में हुकूमतें हैं और यहाँ पर भी अभी आप यूटी में आप देख रहे हैं कि उनका कंट्रोल है। क्या लगता है आपको, क्या मैसेज है आपकी जानिब से लोगों को? देखिए, मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये एक हम इस टाइम जिसको कहते हैं कि हिस्ट्री के एक बड़े इम्पॉर्टेंट पड़ाव पे खड़े हैं। ये आज का इलेक्शन कोई लोकल इश्यूज़ को लेकर नहीं, ये एक नेशनल इशू है और इस टाइम एक मैसेज देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो मैसेज ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A को पूरी तरीके से नकार दिया है और हम चाहते हैं कि वो ये दोनों जो हमारे हुकूक हैं, जो हमारा स्पेशल स्टेटस है, उसको रेस्टोर करना चाहिए। इसलिए मैं लोगों से पुरज़ोर अपील करूंगा कि वो अलायंस के जो कैंडिडेट्स हैं उनको सक्सेसफुल बनाएं और एक मैसेज दें सेंट्रल गवर्नमेंट को। सईद इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सईद इकबाल जो बता रहे हैं कि अलायंस को यहाँ पे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अलायंस जो बना है ये आर्टिकल 370 और 35A के वापसी के लिए बनी है। तो अब ये कहाँ तक इनकी जो बात है असर रखती है, ये आने वाला वक्त ही तय कर सकता है। अगले नशस्त के लिए अपने मेज़बान गुलजार अहमद गनाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।